ओके, गुड इवनिंग। पेश है एक नए चैप्टर के साथ, ऑडिट ऑफ बैंक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा अच्छा चैप्टर है। ठीक है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट भी अगर आप देखोगे तो अच्छा चैप्टर था, प्रॉपर लॉजिकल चैप्टर था। ठीक है, कल हमारा एक ऐसे 610 हुआ था, है ना सर? उसकी बात मत करो, लेकिन उसकी बात भी करेंगे जाते जाते। एक बार के लिए रिवाइज करेंगे कल वाला स्टैंडर्ड 610 भी, उसकी एक वीडियो क्लिप बनाएंगे अलग से। तो आज के लिए हम क्या करने वाले हैं, ऑडिट ऑफ बैंक। ये सिर्फ न्यू सिलेबस के लिए था, ओल्ड सिलेबस वालों को ये था। ये जो है ये सिर्फ न्यू सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है सीए इंटर में, ओल्ड सिलेबस के लिए ये है ही नहीं। सीए फाइनल में भी ये होता है, ऑडिट ऑफ बैंक। एक हमने टॉपिक किया था कंपनी ऑडिट, एक हमने किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट। तो बैंक भी एक डिफरेंट एंटिटी है, बैंक भी एक डिफरेंट पर्सन है, ठीक है, सेपरेट एंटिटी है, तो इसकी भी ऑडिट होती है। अब इसकी ऑडिट देखो दो तरीके से हो सकती है। एक तो बैंकिंग खुद भी एक कंपनी होती है, तो आप इसको कंपनी मान के कंपनी ऑडिट वाले रूल लगा देंगे। ठीक है, वो तो हो जाएगी जर्नल चीज। बैंकिंग का एक अपना एक्ट बना हुआ है 1949 या 48 कौन सा होता था? आरबीआई आरबीआई का कौन सा होता था फिर? बैंकिंग का 49 होता है, इलेक्ट्रिसिटी का 48 होता है। चलो अपा को अभी के लिए जो याद रखना है, अपने को अभी के लिए याद रखना है, ये एक्ट है 1949। तो 1949 में बैंकिंग का एक अपना एक्ट बना हुआ है, तो उसको उस एक्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर चलना है तो वहां पे रिक्वायरमेंट्स अलग बताई हुई हैं। सिर्फ स्पेसिफिकली अगर आप बैंक की ऑडिट करने जा रहे हो, मोर और लेस ये कंपनी ऑडिट वाले प्रोविजन ही डाल देते हैं। बाकी जो आप चैप्टर्स कर रहे थे सारे, मटेरियलिटी, ठीक है, फ्रॉड, ये वो सब तो है ही है। यहाँ पे मेनली इश्यूज आ जाते हैं ऑडिट को लेके, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को लेके, या ऑडिट रिपोर्ट इशू करने को लेके। 700 सीरीज तो हो सकता है यहाँ पे है ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ बैंकिंग एक्ट ने कुछ अलग से बोल दिया कि आपको बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग भी एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट इशू करनी है। हम जो अपॉइंटमेंट करेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर नहीं करेंगे, हो सकता है शेयर होल्डर करें, हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करें। तो जैसे आपने सीखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना अलग लॉ चल रहा था, कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो उसका कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है लॉ, यहाँ पे बैंकिंग का बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। अब आप बात करते हैं बैंक की ऑडिट स्पेसिफिक या एक एक्स्ट्रा चैप्टर क्यों डाला हुआ है। सोच के देखो, बैंकिंग के बिना क्या आप इकोनॉमी को इमेजिन भी कर सकते हैं? आज की डेट में जब हम गूगल पे, पेटीएम या एटीएम से पैसे देते हैं, वो है क्या? एक तरह से बैंकिंग चैनल ही तो है। बैंकिंग ही आपके पैसों को, मतलब रिसोर्सेज को अवेल भी करवाता है, उसको एक्सपेंड भी करवाता है। आपको पैसे चाहिए हो, बैंक खड़ा है, ठीक है, उनको इंटरेस्ट दे दो, बैंक का काम यही है। आपके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं, बैंक में जमा करवा दो, आपको बदले में इंटरेस्ट मिल जाएगा। बैंक जितना इंटरेस्ट देता है, फॉर एग्जांपल आजकल रेट जो चल रहे हैं, मतलब इतने गिर गए हैं ना रेट पिछले 2 साल से। इवन जब मैंने अपनी एक एफडी करवा के रखी हुई थी 7-8 साल पहले, तब के इंटरेस्ट रेट क्या थे, और आज मैं चेक कर रहा था दोपहर को बैठा कि इंटरेस्ट रेट, और कल मैं अपनी वो एफडी तोड़वाने वाला हूँ, ये भी सच है। रीजन क्या है? इंटरेस्ट रेट जो मैंने आज चेक किया, मैं चेक करता ही नहीं था, एफडी करवाई हुई है 90 डेज की, और उसमें मैंने इंस्ट्रक्शन डाली हुई है रिन्यू की, रिन्यू विद इंटरेस्ट। तो हर 3 महीने बाद हर क्वार्टर में क्या हो जाती थी, रिन्यू हो जाती है। तो मैं चेक ही नहीं करता, कभी 2-4-5 महीनों में चेक कर लिया तो ठीक है। आज मैं चेक कर रहा हूँ, उसका इंटरेस्ट था 5.5%, एफडी का इंटरेस्ट 5.5%, जहां से मैंने शुरू किया था 8.5 या 9.9% था। मतलब कि आप सोच के देखो 1/3 इंटरेस्ट रेट गिरावट आ गई। मतलब इकोनॉमी कितनी अनस्टेबल होकर रखी हुई है। ये यूरोपियन कंट्रीज वाली चीजें निकल के आ रही हैं, जहाँ पे यूरोप में कोई इंटरेस्ट रेट्स नहीं होते। वहां पे पैसे अगर आप दोगे बैंक को, वो पैसे लेते हैं। हमें तो इधर मिलते हैं ना, हम तो 5.5% में, मैं कल एफडी तुड़वाने वाला हूँ, रो रहा हूँ कि भाई सिर्फ 5.5 मिल रही है। एक दूसरे बैंक में एफडी करवा के रखी हुई है, वहां पे 6.5 मिल रहा है, तो मेरे को है 5.5 और 6.5, चलो तुड़वा के 6.5 वाले में ही चले जाओ। तो ये इश्यूज क्या है? बैंक की इनकम क्या है? बैंक अब जब करंट अकाउंट पे, ओवरड्राफ्ट पे, होम लोन पे, कार लोन पे जब इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, वहां कर रही है 12 से 15%, दे रही है सिर्फ 5 से 6%, तो बाकी 8-9% क्या हुआ? बैंक की इनकम। 8-9% बैंक को सीधा सीधा बच रहा है, उसमें से आप लगा लो 2-3% के खर्चे, 1-2% का एनपीए, मतलब डायरेक्ट रेट उठा रहा हूं मैं, तो फिर भी बैंक को कहीं ना कहीं प्रॉफिट बच रहा है। तो बैंकिंग चैनल किसी भी देश की बैकबोन होता है। अगर बैंकिंग चैनल नहीं होगा, बिजनेसेस नहीं होंगे, आपके मनी सिक्योर होगी नहीं होगी, पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो, मनी सर्कुलेट कैसे करवानी है, किस सेक्टर को ज्यादा पैसों की जरूरत है ताकि आप वहां पे फंडिंग करो,
यानी कि कोई एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, कोई गवर्नमेंट आ रही है, कोई डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कहने के लिए ये सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है जो बैंकिंग एक्ट करवाता है कि आपको ऐसा करना है, वैसा नहीं करना। इनमें बहुत ज़्यादा स्कैम होने के चांसेस हैं, सीधा सीधा पैसों से रिलेटेड मैटर है। सोच के देखो, एटीएम में पैसा डालना है 20 लाख रुपए, एटीएम में जब पैसा डालना होता है, आपको पता है एटीएम में पैसे कैसे डालते हैं? कैसे? एक वैन से आते हैं, उसमें 2 गार्ड्स भी मैं ये नहीं पूछ रहा कि वैन में पैसा आएगा, ऑब्वियस है वो किसी ना किसी तो गाड़ी में ही आएगा। ये इश्क मूवी चल नहीं रही जहाँ पे बोरी में वो लपेट के आएंगे और वहां चल भी एटीएम जा रहा हूँ, आ जा इधर बोरी है, तो बंदा 2 कदम तक आगे भी नहीं पहुंच जाएगा। आई मीन टू से कॉन्फिडेंशियलिटी के कंटेक्स्ट में मैं पूछना चाहता था। वो शटर भी गिरा देते हैं, तो अंदर मशीन में डाल देते हैं। लेकिन जो पैसा लेके आ रहा है 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए डालने के लिए, अब उसको 20 लाख रुपए आप बिल्कुल ऐसे ही दे देंगे इतने विश्वास पे? अब देखो क्या होता है, वैन तैयार होती है, उसके अंदर 2 जने बैठेंगे, सिक्योरिटी गार्ड एटीएम के बाहर बैठा होगा, फिर जिसने पैसे डालने हैं, जो पैसे लेके आ रहा है वो नहीं डाल सकता, ठीक है, उसको एक कोड दे दिया जाता है। फिर जैसे ही एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, उसके पास उसी टाइम पे एक और पर्सन आता है, जो कोड वैन वालों के पास होता है वो कोड उस बंदे के पास होता है, वही कोड सिक्योरिटी गार्ड के पास होता है। सिक्योरिटी गार्ड वाला इशू किसी किसी बैंक के साथ है, किसी के साथ नहीं है। फिर जो एक इंडिविजुअल आया था एटीएम में, वो अपने कोड को बताता है, और जो वैन में है वो अपने कोड को बताते हैं। अगर वो मैच हो रहे हैं, फिर वो दोनों कोड बैंक के थ्रू ओटीपी के थ्रू जाते हैं। पहले तो होता था कि फोन जाता था, मिस कॉल या फोन या मैसेज कुछ ऐसे, आज की डेट में वो दोनों ओटीपी भेजते हैं, उनको दोबारा ओटीपी आता है, वो ओटीपी दोबारा मैच होगा, या फिर वो कुछ उनके कोड्स होते हैं वो दोबारा आएंगे, तब जाके वो जो लड़का आया हुआ है वो मशीन खोलेगा। जो वैन में पैसे देने आए हैं वो नहीं आ सकते एटीएम के अंदर, वो पैसे डालेंगे, मशीन बंद करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा, फिर से फोन एक बार या मैसेज एक बार फिर जाता है कंफर्मेशन के लिए, फिर से उनको एक एक मैसेज और मिलता है, दोनों आपस में वो करते हैं कंप्लाई कि हाँ बराबर है, फिर दोनों चले जाते हैं। जो तो वैन में आ रहे हैं वो तो हो सकता है बैंक के एम्प्लॉइज हो, जो दूसरा बंदा आ रहा है वो हमारे जैसे लोग होते हैं जिनकी सीए फाइनल या तो ना हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी हो रखी है, ठीक है, या फिर जिसकी सीए इंटर ना हो रही हो, या जो बीकॉम वाले टाइप के बंदे होते हैं, ऐसे कुछ ग्रुप्स बने होते हैं या कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनको उस टाइम के लिए वो 500, 1000 रुपया, 2000 रुपये मिलते हैं। ऐसे मेरा एक दोस्त है जोनी छाबड़ा जी, वो ऐसे ऐसे काम करता था, बेचारे ने सीए इंटर करी मेरे साथ आज से 7-8 साल पहले, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैं बहुत होशियार, मेरा फर्स्ट ग्रुप थर्ड अटेम्प्ट में, ठीक है। कहता यार सीए क्या है? ऐसे ही है, मुझसे बड़ा जूनियर था वो 2-3 साल पहले, तो कहता सीए क्या है? न्यूज ऑन तो है, पहले अटेम्प्ट में देख निकल गई। कहता यार इतना नहीं डरते होते, 7 साल हो गए, 14 अटेम्प्ट हो गए, बेचारे की इंटर का ग्रुप 2 ही नहीं निकल रहा, क्योंकि उसने मान ली थी सीए बड़ी आसान है, ग्रुप 1 मेरा पहली बार में निकला, फाउंडेशन पहली बार में निकला, तो यार बड़ी आसान है, तो 14 अटेम्प्ट हो गए, उसकी एग्जामिनेशन फीस 14 बार जा चुकी है, रिन्यू बहुत बार हो चुका है, तो वो जोनी छाबड़ा नहीं था, वो कोई और लड़का था, कहीं आप सोचो कि वो वही था। तो ऐसे ऐसे लड़के भी होते हैं, तो कुछ लोग इनमें से क्या करते हैं, यही वाली चीज़ें काम करते हैं। तो बैंक के पास अपना एक छोटा सा नेटवर्क फैला होता है, तो एटीएम में ऐसे ही कुछ पैसे डालते हैं। ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये 3 साल पहले वाली बता रहा हूँ मैं, जो मतलब मेरा एक दोस्त करता होता था ये सब चीज़ें, तो कहता 1000-2000 रुपये मिल जाता है, तो एक दिहाड़ी बन जाती थी अपनी, और क्या है। तो रीज़न क्या था ये सारी स्टोरी बताने का, कि बैंक की सिक्योरिटी, बैंक की कॉन्फिडेंशियलिटी, बैंक की प्राइवेसी ही उसका सबसे बड़ा मतलब आप लगा लो यंत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा डिवाइस उसका, मतलब उसका बैकबोन जो है उसकी सिक्योरिटी है। एक ओटीपी गलत आ जाए, सोच के देखो, नेट बैंकिंग तो कहीं से कहीं पहुंच जाएगी, आपका एटीएम का पिन कहीं चोरी हो जाए या एटीएम चोरी हो जाए, कहीं से कहीं चली जाएगी। इसलिए बैंकिंग एक्ट में, बैंकिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं सिर्फ पैसा ही होता है, पैसा है तो सबसे ज्यादा रिस्क होगा। इसलिए इन्होंने ऑडिटर को लेके, बैंकिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनती हैं, इस वजह से उन्होंने क्या किया, ऑडिटर के ऊपर अपने रेगुलेशंस लगाए। इस वजह से उन्होंने बैंकिंग के लिए एक अलग चैप्टर ही डाल दिया कि बैंक की ऑडिट होगी तो उसको अलग ही तरीके से पढ़ना भाई, डन। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, कुछ बैंकिंग के बारे में पहले आएंगे 1-2 पेजेस, फिर सारे ऑडिट के बारे में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप बैंकिंग एक्ट नहीं पढ़ रहे। एक चीज याद रखना, अगर बैंकिंग एक्ट होता तो रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, उसके फीचर्स भी आते। यहाँ पे कुछ 1-2 पेजेस जरूर आएंगे बैंक को हिस्ट्री के लिए, बैंक के जो नॉर्मल बैकग्राउंड है उसके लिए, अदरवाइज हमने जो ये चैप्टर पढ़ना है, हमने
बैंकिंग की ऑडिट के कंटेक्स्ट में पढ़ना है, ताकि वो जैसे नीरव मोदी को इतना लोन सैंक्शन कैसे हो गया, पीएनबी ने इतने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिए थे इंपोर्ट के केसेस में, गारंटी खुद ली हुई है और पता ही नहीं है भाई साहब है क्या। विजय माल्या जी जिस दिन उनका वारंट आना था उससे 2 दिन पहले वो लंदन पहुंच चुके थे। मतलब सोच के देखो, पिछले 3 सालों से 4 सालों से बैंकरप्सी चल रही थी विजय माल्या जी की, किंगफिशर की। जिस दिन आखिरी वारंट आना था ना, केसेस तो नोटिस तो बहुत आ गए थे, जिस दिन आखिरी मतलब आप ये लगा लो 21 अक्टूबर को फॉर एग्जांपल आना था, 19 अक्टूबर वो उनका चेकआउट हो चुका था और वो लंदन 20 अक्टूबर को पहुंच चुके थे। 21 अक्टूबर को गए, नॉक नॉक किया, कहते हैं हाँ दया दरवाजा तोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो, कोई था नहीं क्योंकि वो तो लंदन में बैठे थे ना। तो इस वजह से बैंक की सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी हो जाती है। करते हैं इंट्रोडक्शन क्या है बैंक का। बैंकिंग सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी एज इट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। बैंकिंग सेक्टर इज ऑल्सो क्रूशियल एज इट डील्स विद द पब्लिक मनी। पब्लिक मनी इन्वॉल्व है जहां पे, और हाईली सेंसिटिव है, क्योंकि पैसा है तो सेंसिटिव है, बात खत्म, समझ गए ना। पैसों के लिए तो आपको पता ही है आज की डेट में। लाइक ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बैंकिंग सेक्टर इज ऑल्सो एक्सपोज्ड टू वेरियस रिस्क इन इट्स ऑपरेशन। रिस्क समझते हो? मेरे चाचा का बेटा जी बैंक में लगा हुआ था सीए बन के, क्रेडिट मैनेजर। मैं भी सीए था, वो भी सीए था। मैंने कहा यार तू लोन पास करवा, कस्टमर से मिलता है आपको 5 से 6% कमीशन। आप सोचते हैं 5 से 6% बहुत ह्यूज अमाउंट होती है। 1 करोड़ का मैंने लोन पास करवा दिया, 6 लाख रुपए आ गया। सोच के चलो, सीए लोग जो अच्छे जगह के सीए लोग होते हैं ना, वो 10 या 15 सालों की प्रैक्टिस के बाद सिर्फ इसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 2 कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो सबसे हाईली मतलब कैटेगरी के सीए होते हैं, या तो केसेस में या फिर फाइनेंस में। अगर मैंने अनु फोन रख उधर, अगर मेरे को सोच के देखो छोटी सी एमएसएमई लगवानी है ना, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मेरे को वो लगवानी है, तो उसकी ना कुछ आई थिंक कंडीशन होती है 25 करोड़ तक प्लांट एंड मशीनरी आई थिंक, ठीक है। तो मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, तो आप ऐसे लगा के चलो कि अगर किसी ने छोटी मोटी फैक्ट्री लगानी है, किसी ने बड़ी फैक्ट्री लगानी है, 20-50 करोड़ का लोन आम बात है। किंगफिशर जी उन्होंने तो प्लेन खरीदने थे, सोच के देखो, बड़े सारे प्लेन खरीदने थे, तो 20-50-100 करोड़ का लोन आम बात होती है। बहुत बड़े सीएज होंगे अच्छे खासे पार्टनरशिप फॉर्म वाले, उनको 100 करोड़ का लोन पास करवाने हैं, तो वो कहेंगे यार 3-4% देंगे, वैसे हमारा रेट 6% है, 4% दे देना, अमाउंट ज्यादा है, 4%, 4 करोड़ जेब में। उसके अलावा कह रहे हैं 3% या तो 4% हम लेंगे 1 नंबर में, बाकी कुछ लेंगे हम 2 नंबर में कैश में। तो जो सीए लोग होते हैं, कुछ प्रैक्टिस के बाद, कुछ 15 साल 20 साल की प्रैक्टिस के बाद जब वो अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो वो रिटर्न वाले काम नहीं करते होते, रिटर्न्स वाले काम होते हैं पहले 5 साल 10 साल 12 साल ऐसा कुछ, ठीक है। करते भी हैं, बड़े बड़े सीएस भी करते हैं कि सब कुछ करेंगे। अदरवाइज जो कहते हैं कि हम 2-3 जने ही हैं टीसीडब्ल्यूजी अथॉरिटी में बड़े बड़े लेवल पे, तो काम अपना लाखों का चल रहा है, हमें नहीं चाहिए यार दिक्कतें। हर 2 मिनट बाद जीएसटी का क्लाइंट आ जाएगा, कोई ये करवाने वो करवाने। ऑडिट करो भाई, फाइनेंस करो, अपील वाले केसेस करो, ये सब चीजें करो जिसमें दिमाग भी लगे अच्छा खासा, मजा भी आए और रिटर्न भी आए। तो ये सारे कामों को करवाता कौन है? करवाता सीए ही है। नीरव मोदी के केस में सीए इन्वॉल्व थे, ठीक है। पीडब्ल्यूसी वाले, सत्ते वाले केस में पीडब्ल्यूसी इन्वॉल्व था। मतलब जहाँ के ये स्कैम निकल गए थे, पीडब्ल्यूसी पहले बाहर निकल के आ जाता है। उसके ऊपर तो अभी पीछे मतलब वो भी बैन भी लगा दिया था 2-3 साल का, अभी भी आई थिंक बैन पीरियड चल रहा है, खत्म हो गया है। तो फॉर द सेफ एंड साउंड बैंकिंग सेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सपोर्टेड बाय क्वालिटी बैंक ऑडिट, हेंस बैंक ऑडिट बिकम कंपलसरी। जो मैंने आपको पॉइंट बताना था वो तो अपना छूट ही गया। मेरे चाचा का बेटा बैंक में मैनेजर लगा हुआ है, जो मैं आपको पॉइंट शुरू किया था वो फिर रह गया। तो मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई ऐसे कर, क्लाइंट अपने पास अच्छे खासे हैं, तो बस फाइलें पास करवा, 6% आता है अपने पास, 2 तेरा 4 मेरा, तू फाइल पास करवा। तेरा भी चलो रिस्क है, मैं मानता हूँ, 100 करोड़ का लोन निकलता है, 100 करोड़ के लोन खैर बहुत बड़े लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 10-20 लाख 25 लाख, ये 10-20 लाख के लोन तो कारों के लिए हो जाते हैं। घर का लोन हो तो 1-8 करोड़ तो होता ही है ना, फ्लैट लेना तो भी 40-50 लाख, घर बनवाना है, जमीन लेनी है 1-8 करोड़। तो आप लोन पास कराओ, क्रेडिट मैनेजर बैठे हो, फाइलें मैं दूंगा, डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी करवा लेंगे,
कई बार नहीं होती होगी तो लोन पास करवा दियो यार बस। 6% आप कस्टमर से लेते हैं, 1.5 तेरा, 2 तेरा, 4 मेरे, तो ये सब चीजें चलती हैं। तो उस केस में जब आपको 2% एक्स्ट्रा आने लग जाता है 2 नंबर में, सैलरी तो आ ही रही है 70,000 पे, 80,000 पे सैलरी तो आ ही रही है, जब 2 नंबर में फालतू पैसा आ रहा है तब आप क्या करते हो, तब आपको एक आदत लग जाती है। और जब पैसा आना बंद हो जाए ना, फिर तो ड्रग्स है। पैसा मतलब पैसे से ऊपर का तो कोई नशा ही नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप कई बार आपकी केवाईसी 100 में से 90% है, चल यार मैं देख लूंगा, 50 लोन पास करा दिए। कई बार लोन फंस भी गए, 3 साल की जेल है, 3 साल की जेल में भी आप करोड़ों तो छाप ही चुके हैं, वरना आप 3 साल में करोड़ों थोड़ी छाप सकते हैं, 3 साल जेल चले जाएंगे, क्या बड़ी बात है। तो लोग रेडी बैठे हैं गुड़गांव दिल्ली वाले शहरों में 3-4 साल, 5 साल, 10 साल की जेल के लिए, जेब में पैसा आना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला बैंक की ऑडिट होना जरूरी है, चाहे उनकी केवाईसी हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, चाहे लोन की सैंक्शनिंग पावर हो, सैंक्शनिंग अथॉरिटीज हो, सब कुछ। तो ये सब सिनेरियो है, इसलिए बैंक की ऑडिट अगर मैं कहूँ सबसे सेंसिटिव ऑडिट बैंक की होती है। सीधा सीधा पैसा इन्वॉल्व है पब्लिक का। बैंकिंग ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ बैंक, क्या हमें याद रखने हैं? हाँ, एक बार के लिए तो याद रखने पड़ेंगे। कमर्शियल बैंक, HDFC, PNB, ये सारे। रीजनल, रूरल बैंक, गाँव वाले। कोऑपरेटिव बैंक्स जिसमें मेंबर बन जाते हैं। पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। मुझसे मीनिंग मत पूछना प्लीज, ठीक है, ना ये मीनिंग दिए हुए हैं, ना ही आप लोगों को ज्यादा जरूरत है। अगर इसके कुछ 1-2 लाइन के मीनिंग होंगे तो ICAI के मटेरियल में होंगे, अदरवाइज एज सच कुछ नहीं है। कमर्शियल बैंक्स आर वाइडेस्ट स्प्रेड बैंक्स दैट प्रोवाइड मल्टीपल सर्विसेज एक्सेप्ट द डिपॉजिट, गारंटी, एडवांसेस, सब कुछ। उसके बाद है रेगुलेटरी बॉडी RBI। रेगुलेटरी बॉडी कौन सी होती है बैंकिंग की? RBI। इन इंडिया बैंकिंग इंडस्ट्री इज रेगुलेटेड बाय RBI, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो मेन फंक्शन क्या है RBI बैंक के, ये पेपर में आ सकता है, फंक्शंस ऑफ RBI। अगर तो ये CPT के फाउंडेशन चल रही होती ना, फिर तो ऐसे ही क्वेश्चन आते थे। यहाँ पे आपको आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जरूर जा सकता है कि RBI के काम बताओ। डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द बैंक एंड NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेशंस, रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स, ठीक है। डिटरमाइन द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, यही रखते हैं ना, SLR के रेट्स या आपके जो भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। इश्यूएंस एंड रेगुलेशन ऑफ करेंसी, नोट भी यही छापते हैं। एक्टिंग एज अ बैंकर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल एंड अदर टाइप्स ऑफ बैंक, जिसको जरूरत पड़ गई मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल के आए, RBI के फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है कौन कौन से रेगुलेटर्स बैठे हैं, यानी कि कौन कौन से आपने टाइम टू टाइम लॉ या रूल्स बना के रखे हुए हैं या एक्ट बना के रखे हुए हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ गया सबसे पहला, RBI एक्ट आ गया 1934 अंग्रेजों के जमाने का बोलता था मैं इसको। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन या ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, कह रहे हैं अगर आपने कोई मतलब एक्वायर वगैरह करनी है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप करोगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरी बैंक एक्ट अलग है। क्या हमें ये याद रखने हैं? बिल्कुल भी नहीं, आपको पहले 2 याद रख लेने हैं बस, एक A एक B। बैंकिंग का एक्ट कौन सा है? 1949। RBI का हाँ, बस चलो आगे आ जाओ। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड था टाइप्स ऑफ बैंक, थर्ड हो गया रेगुलेटरी बॉडी RBI, फोर्थ हो गया रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क। अभी तक आपके लिए याद रखने वाला पॉइंट आया था RBI के फंक्शंस। फिफ्थ, फीचर ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन या पेक्युलरिटीज इन्वॉल्व्ड। फीचर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस अब यहाँ पे बैंकिंग के काम बता रहे हैं, पहले RBI के बताए थे ना, अब बैंक के। वॉल्यूमिनियस एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, बड़ी सारी ट्रांजैक्शन होती है। वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड बैंकिंग नेटवर्क, डाइवर्सिफाइड एंड लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड कंप्लायंसेस। कह रहे हैं बैंकिंग ये सब कुछ करता है, टेक्नोलॉजी यूज करता है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बनाता है, बड़े सारे इनके पास प्रोडक्ट होते हैं, RD, FD, फॉरेन एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स, ये सब। चलो जी आगे चलते हैं पापा। 6th, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ FS। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ FS देखा जाए तो यहाँ से अब दुनिया शुरू हो रही है आपकी ऑडिट की। अभी ऑडिट के बारे में नहीं बोल रहे, कह रहे हैं बैंकिंग को FS कौन सी लगती है?
कह रहे हैं एवरी बैंकिंग कंपनी रिक्वायर्ड टू बैलेंस शीट या P&L थर्ड शेड्यूल टू द एक्ट। एक्ट कौन सा? 1949। अब मेरे को बताओ कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट कौन से शेड्यूल में होती है? शेड्यूल थर्ड शेड्यूल में नहीं होती, वो शेड्यूल 3 में होती है। थर्ड शेड्यूल में नहीं होती, शेड्यूल 3 में होती है। अगर आपको कंपनीज एक्ट का लिखना है ना तो आपको लिखना पड़ेगा कंपनीज एक्ट को आपको लिखना पड़ेगा शेड्यूल 3, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और अगर आप बैंकिंग एक्ट का लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, थर्ड शेड्यूल। ये मेरी देन नहीं है, ये चीज हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट या जनरल क्लॉजेस एक्ट बातें करते हैं ऐसे, तो जो दिया हुआ है वैसे फॉलो करो। कंपनीज एक्ट है शेड्यूल 3, बैंकिंग एक्ट है थर्ड शेड्यूल। तो याद रखना जब भी आपको बैंकिंग शेड्यूल के लिए बोलना पड़ेगा तो आप अब टेक्निकली चलना, क्या है ये? थर्ड शेड्यूल। फॉर्म ए ऑफ थर्ड शेड्यूल कंटेन्स द बैलेंस शीट, फॉर्म बी P&L अकाउंट। इतना कॉन्फिडेंस, अभी अभी एडवांस में चैप्टर हुआ है क्या? हाँ, तो लिखो फॉर्म ए क्या है? बैलेंस शीट का। फॉर्म बी क्या है? P&L अकाउंट का। और कह रहे हैं कि हर बैंकिंग कंपनी को नीड्स टू कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो 133 में आज का आपका लॉ का होमवर्क भी यही था, 133 तक। ठीक है, तो एक सेक्शन तो मैं याद हो गया, सिर्फ हेडिंग। तो बैलेंस शीट्स देखते हैं अपन बैंकिंग की क्या है। थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। थर्ड शेड्यूल का पार्ट ए P&L की बात करता है। थर्ड शेड्यूल का पार्ट ए बैलेंस शीट की बात करता है। थर्ड शेड्यूल का पार्ट बी P&L अकाउंट की बात करता है। बैंकिंग कंपनी को AS कभी कभार फॉलो करने हैं, करने हैं क्या के लिए? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के लिए, जो कहां पे दी हुई है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 133 में। ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन है। मुझे थोड़ा थोड़ा जनरल क्लॉजेस याद आ रहा है। बैंकिंग एक्ट में है ना, बैंकिंग एक्ट में किसी और स्टैंडर्ड की रेफरेंस दी हुई है, तो ये स्टैंडर्ड अब हम बैंकिंग एक्ट में नहीं डालने वाले, वहां से पिक कर लेना, रिवाइज होता है। आजकल हमारा ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चल रहा है और जनरल क्लॉजेस वाला, तो वो यही बात कर रहा था। अब आपको पता चल गया ना, अगर मैं बैंकिंग एक्ट पढ़ रहा हूँ, कौन? जुडिशियल यानी कि कोर्ट कचहरी, तो उनको बोल रहे हैं AS पढ़ने, तो AS कंपनीज एक्ट में वहां से उठा लेना वो वाले। यहाँ पे हम दोबारा लिख के आपका चैप्टर बड़ा नहीं कर रहे। इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी, अच्छा जी, दो तरह की होती हैं। एक NPA हो गए हो पैसे, एक अगर मैं कहूँ नॉट NPA, है ना। NPA अगर हो गए हो तो उसको आप किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो? पक्की बात है। ये तो आपने अभी ताजा ताजा एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, 15 दिनों के बाद सब भूल जाओगे। अगर वो NPA नहीं है तो एक्रूवल बेसिस पे। Policy of income recognition should be objective and based on the record of recovery rather than on any subjective consideration। कह रहे हैं रिकवरी के हिसाब से अपना बना लेना, रिकवरी के हिसाब से एक NPA एक NPA नहीं है, ठीक है। और अगर NPA है नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूवल बेसिस, यही तो हमने लिखा। अगर NPA है तो कैश बेसिस, अगर वो NPA नहीं है तो चलो जी आगे क्वेश्चन आया हुआ है स्टडी मटेरियल में। फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री in India is regulated by RBI, which act as a central bank. Explain. ठीक है, जिसमें वो रेगुलेट कर रहा था, करेंसीज इश्यूज कर रहा था, और बैंकिंग उन्हीं को बाकी बैंक्स को लोन वगैरह या वो प्रोडक्ट तैयार करवा देता। वहां पे लिख लो SM का क्वेश्चन, ठीक है। SM यानी कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल इनएक्टमेंट गवर्निंग बैंक ऑडिट। ये पहले वाले दो टॉपिक हैं आपके। अब शुरू होती है कहानी आपकी ऑडिटिंग फ्रेमवर्क ऑफ बैंक। पॉइंट नंबर 1 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन। ये होता था सेक्शन 140 के 2 में, याद है? सॉरी 140 के 3 में, 140 में होता था। हाँ 141 में होता था। आई एंजॉय जब बड़े सारे आंसर आते हैं। 140 में रिमूवल होता था, ये एलिजिबिलिटी है 141। तो 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब द ऑडिटर्स एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन। बैंकिंग एक्ट में आप पढ़ रहे हो, ठीक है।
कि आपको बैंक का सीए रखना है, कंपनीज एक्ट में से उठा लेना भाई। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 कहते हैं कि एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। पहले बोलता है क्वालिफाइड कौन कौन है, सीए, सोल यानी कि इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी में जो सीएस लोग हों, ठीक है, इन प्रैक्टिस वाले। डिस्क्वालिफिकेशन में वो आते थे एम्प्लॉई, ऑफिसर, उसके पार्टनर, फिर सिक्योरिटी, कैश, सीपीआर जो कैश में, कैश को में वो नहीं रख सकते, याद आ गए ना। अगर ऐसा है तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का सुनाओ ना एक कोई सेक्शन, हेडिंग नहीं अंदर, इसको 8 महीनों से यही चढ़ा हुआ बस। आगे और इसके आज हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, आज बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी शुड बी ऑडिटेड बाय अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी द ऑडिटर ऑफ कंपनीज। बैलेंस शीट एंड P&L ऑफ बैंकिंग कंपनी शुड बी ऑडिटेड बाय अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी ना ऑडिटर ऑफ कंपनी। यानी कि भाई सेक्शन 141 लिख दो इसको, सेम एज सेक्शन 141 क्या का, ऑफ कंपनीज एक्ट। चलो जी सेकंड पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का सेक्शन क्या आता था आप बताओ ना। 139 का 1B आ जाता था, 6B, 5B, 7B है ना, वो वाले हैं। ऑडिटर ऑफ बैंकिंग कंपनी अपॉइंटेड एट एजीएम, ठीक है, एट एजीएम, याद रह जाएगा पहला। दूसरा, इन ईदर के एट एजीएम होता है शेयर होल्डर, ठीक है, एजीएम शेयर होल्डर की होती है, बिल्कुल ठीक है। इन ईदर केस अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक इज रिक्वायर्ड बिफोर द अपॉइंटमेंट, तो सर्कल कर दो अप्रूवल ऑफ आरबीआई, यहाँ पे ये नया पॉइंट है, ठीक है, इसको लिख दो न्यू। यानी कि चाहे एजीएम में शेयर होल्डर अपॉइंट कर रहे हैं, पर फिर भी जो हमारे ग्रैंडफादर बैठे हैं ना आरबीआई का सेक्शन कौन सा पढ़ा था अभी, ठीक है, मैं गलती से सेक्शन बोल गया, ईयर है ना 1934, तो कह रहे हैं साथ साथ आरबीआई की परमिशन भी ले लेना। इस चैप्टर में ना मैं आपको वो बताना भूल गया था, वेटेज कितनी रह सकती है इसकी। इस चैप्टर की वेटेज 4 to 8 मार्क्स की, इसकी वेटेज जो है 4 to 8 मार्क्स की हो सकती है। पॉइंट नंबर सी, ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक is to be appointed by a bank concerned acting through its board of director। तो अगला सर्कल करो, यहाँ पे सी में लिखो नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक जिसकी अपॉइंटमेंट ये कौन कर रहे हैं, बीओडी ऑफ बैंक, ठीक है, इन्होंने बैंक भी बोल दिया, बैंक के कौन करेंगे, बीओडी। तो ये हो गया आपके पास नेशनलाइज्ड बैंक जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्वॉल्व है, ठीक है। ऑडिटर ऑफ एसबीआई अपॉइंटेड बाय सीएजी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। डी के साइड पे लिखो, डी के साइड पे एसबीआई, अगर एसबीआई बैंक है तो कौन करेगा, सीएजी प्लस सीजी, ऐसे लिख दो। एसबीआई के लिए कौन करेगा, सीजी। ऑडिटर ऑफ सब्सिडरीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या मतलब, कोई लाइन मिस नहीं हो गई, देखना यहाँ पे। अच्छा, अगला अगर मैं बनाऊं सब्सिडरी ऑफ एसबीआई, सब्सिडरी ऑफ एसबीआई, ये कौन करेगा, बाय एसबीआई। यानी कि एसबीआई के खुद को सीएजी या सीजी चला रहा है, लेकिन एसबीआई की सब्सिडरीज हैं तो कह रहे हैं कि भाई आप ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर तो हम बैठे ही हैं ना, सीएजी वगैरह। आगे रीजनल रूरल बैंक के अगर ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट है, रीजनल रूरल बैंक फॉर एग्जांपल ग्रामीण बैंक होते हैं ना जो गांव वगैरह में होते हैं, अपॉइंटेड बाय बैंक कंसर्न विद सीजी। तो आगे है आरआरबी, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बैंक प्लस सीजी। अच्छा जी, तो टोटल 6 पॉइंट निकल के आए, इसको आप लिखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला सेकंड जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अपन ने पढ़ा है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास रहने वाला है। 6 पॉइंट एक बार फिर से आप देखते हैं। अगर सबसे पहला तो है एजीएम में होगा, अगर किसी भी बैंक का है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी का, या फिर आरबीआई की परमिशन। लेकिन अगर नेशनलाइज्ड बैंक है तो बैंक खुद प्लस बोर्ड
मतलब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो CAG प्लस CG। SBI की कौन करेगा? SBI की CAG प्लस CG। SBI की सब्सिडरीज हो, रीजनल रूरल बैंक हो तो बैंक खुद प्लस CG, बैंक खुद प्लस CG। नेशनलाइज बैंक हो तो बैंक और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेशनलाइज बैंक फॉर एग्जांपल PNB, नेशनलाइज बैंक फॉर एग्जांपल हो गया PNB। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपके पास थर्ड, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का सेक्शन होता था 140 ना, पक्की बात है। तो रेम्यूनरेशन का सेक्शन होता था 142। देखते हैं, ये भी सेम बात कर रहे हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर टू बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 142। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। बट रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज बैंक या SBI यानी कि PNB बैंक है या SBI है, फिक्स्ड बाय RBI विद CG। कहने का मतलब है ये अगर बैंक हुए ना नेशनलाइज वाले और SBI वाले तो RBI प्लस CG रेम्यूनरेशन की बात हो रही है, याद रह जाएगा। पहले तो इन्होंने बोला सेक्शन 142 की तरह कर लेना, ठीक है। और अगर नेशनलाइज बैंक हो और नेशनलाइज के साथ और क्या था SBI, तो उसकी क्या करेगा? रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा। पावर ऑफ ऑडिटर्स सेक्शन 143 होता था, ठीक बोला इस बार मैंने। ऑडिटर ऑफ बैंकिंग कंपनी और नेशनलाइज बैंक या SBI कोमा, SBI के बाद कोमा डाल देना, एरर। रीजनल रूरल बैंक हैज द सेम पावर एज द कंपनी ऑडिटर इन द एसेट ऑफ बुक्स अकाउंट्स डॉक्यूमेंट वाउचर्स। तो लिख दो सेम यानी कि सेक्शन 143। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पे आएगा नया पॉइंट। तो इसको मैं टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद नंबर 1, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को नंबर 1, एक तो होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, एक होती है लफार, फरार नहीं लफार, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। जब आप सुनते हो ना बैंक ऑडिट चल रही है, बैंक ऑडिट कभी सुना है? बैंक ऑडिट चल रही है। बैंक ऑडिट का ना जो सीजन होता है ना अप्रैल मई जून होता है, क्योंकि इसको एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट देनी होती है। उस टाइम पे अपॉइंटमेंट होती है, पैनल डिसाइडेड होते हैं। क्या के पैनल डिसाइडेड होते हैं? बैंक ऑडिट मिलती है। जिसको बैंक ऑडिट मिलती है खर्चा पानी वहीं से मिलता है, फीस बड़ी मोटी होती है। हर कोई उसी के लिए मतलब तरसता है कि भाई बैंक ऑडिट जरूर मिले हर साल में। तो लेकिन मिलती कैसे है? 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, CAG के पैनल में हो, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो, कम से कम 8, 9, 10 CA हों, आपने पहले कोई प्रोजेक्ट किए हों, कंडीशन बड़ी सारी होती हैं। तो यानी कि जो सपने हैं वो 10 सालों के बाद ही पूरे होते हैं। कंटेंट इन द केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू CG। तो सबसे पहले आगे रिपोर्ट आपको देनी होती है, किसको? CG को। इन विच ऑडिटर शुड स्टेट द फॉलोइंग। सबसे पहला, वेदर इन द ऑडिटर्स ओपिनियन बैलेंस शीट इज फुल एंड फेयर, ठीक है। एक सेकंड, बैलेंस शीट इज फुल एंड फेयर, बैलेंस शीट कंटेनिंग, थोड़ा इसको अपने हिसाब से ठीक कर लेना। बैलेंस शीट इज ट्रू एंड फेयर, इसको ट्रू एंड फेयर लिख देना, ट्रू एंड फेयर कोमा, बैलेंस शीट कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी पर्टिकुलर्स एंड प्रॉपर्ली ड्रॉन अप एज अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अफेयर ऑफ द बैंक, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इन्होंने बैलेंस शीट के बारे में बोला, लिख लो फर्स्ट पॉइंट का, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा, ट्रू एंड फेयर व्यू होनी चाहिए। पहले से भी ऐसे ही होता था ना कि यानी कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सब ठीक है, सब कुछ करेक्ट नहीं है, अगर ठीक है यानी कि आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो। इन केस ऑडिटर हैड कॉल्ड फॉर एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन वेदर इट हैज बीन गिवन और वेदर इट इज सेटिस्फैक्टरी, यानी कि और भी उससे द ऑडिटर हैड कॉल्ड एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। वेदर और नोट द ट्रांजेक्शन ऑफ द बैंक हैव कम टू द ऑडिटर नोटिस विद इन द पावर ऑफ द बैंक। तीसरे में आप ये देख लो, देखो ये आप कर क्या रहे हो, बैंक ऑडिटर कर क्या रहा है? ये रिपोर्ट बना रहा है, जो रिपोर्ट ये CG को दे रहा है तो उस रिपोर्ट में डाल रहा है। पहला कि ट्रू एंड फेयर व्यू था, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन मांगी थी, बैंक वालों ने मेरे को चाय के साथ दी, ठीक है, पहले चाय पिलाई फिर जाके इन्फॉर्मेशन दी, क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी कमियां थी। तीसरा कि जो वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे, फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इंपोर्ट के केस में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि गारंटी दे रहे हैं किसको? एक्सपोर्टर को, कि हम देंगे पैसे, तो वो आपके पावर में थी कि नहीं थी। वेदर और नॉट द रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिसेज या ब्रांचेस ऑफ बैंक हैव बीन फाउंड एडिक्वेट,
फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो कह रहे हैं जो भी बैंक की जो ब्रांचेज है वहां से आपको सारा कुछ जो चीजें मिली, रिटर्न्स मिली या जो डॉक्यूमेंट मिले वो एडिक्वेट है कि नहीं। क्या P&L अकाउंट ट्रू एंड फेयर बैलेंस बताता है कि नहीं बताता, और एनी अदर मैटर्स। तो यानी कि ये स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट है जो कौन किसको दे रहा है, ऑडिटर दे रहा है सीजी को। ऑडिटर सीजी को दे रहा है 6 मैटर्स। पहला, बैलेंस शीट ट्रू और फेयर भी है कि नहीं, P&L अकाउंट ट्रू बैलेंस है कि नहीं, अगर मैंने अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी होगी है कि नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन जो बैंक कर रहा है उसकी पावर में थी कि नहीं थी, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन ब्रांच वगैरह से मंगवाई है तो वो एडिक्वेट है कि नहीं, उनकी रिटर्न्स, एनी अदर मैटर। सबसे मुश्किल नोट, द रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर ऑफ SBI is also to be made to CG and almost identical to the audit report in case of nationalized bank। ऊपर अभी अपन ये पढ़ रहे थे nationalized बैंक की थी, SBI की भी कहते सेम ही है। उसके बाद है लफार, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। लफार की फुल फॉर्म लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद आप लिखोगे एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग है ये, एक्स्ट्रा रिपोर्ट। एक्स्ट्रा रिपोर्ट मतलब जो ऊपर आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट दे रहे हो वो तो देनी ही देनी है, ये एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको देनी होती है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी फर्निश्ड बाय ऑडिटर ऑफ अ बैंक इन एडिशन, आ गया ना वर्ड, इन एडिशन टू द ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि ऊपर वाली रिपोर्ट दे रहे थे वो तो देनी है भैया, क्योंकि आप बैंक ऑडिटर हो यार, बैंक ऑडिटर हो, बैंक का केस सेंसिटिव है तो एक रिपोर्ट और बनाओ ताकि टाइम टू टाइम पता चलता रहे सब कुछ। कह रहे हैं उसका जो फॉर्मेट है या जो उसके मैटर्स हैं वो RBI बताएगा। तीसरी चीज, ये आपको हर साल 23 जून से पहले इशू करनी होती है। तभी तो मैंने आपको बोला बैंक ऑडिट का जो सीजन चल रहा होता है ना, कॉन्करेंट का नहीं, कॉन्करेंट का हो सकता है सारा साल चलता रहे, कॉन्करेंट तो एक तरह से इंटरनल ऑडिट की तरह हो जाता है, तो आप उनके काम ठीक करवाते रहते हो। स्टैट ऑडिट होती है ये लफार वाली, तो स्टैट ऑडिट जो बैंक की चलती है वो अप्रैल मई जून में चलती है। उसका रीजन ये दिया हुआ है कि 30 जून से पहले अगर आपको रिपोर्ट देनी है तो उससे 1-2 महीने पहले तो ऑडिट होती है। While the format of LaFar does not require an executive summary to be given, member may consider providing the same to bring the key observation from the whole document। तो कह रहे हैं इसमें लफार में स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट तो जा ही रही है, लफार में आप अपने की डॉक्यूमेंट्स या की जो मैटर्स हैं वो डाल दो। डन। तो ये लफार क्या है, एक्स्ट्रा रिपोर्ट है जिसमें आप जो एडिशन देते हो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसका फॉर्मेट जो है RBI डिसाइड करता है, ठीक है। इसके जो मैटर जो है RBI डिस्कस करते हैं। 30 जून को देनी होती है, इसमें की मैटर्स या की ऑब्जर्वेशंस डालने होते हैं और ये एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट होती है। तो 4 पॉइंट निकल के आए, एक्स्ट्रा रिपोर्ट है ये, इसके मैटर डिसाइड करता है RBI, 30 जून को हर साल उस 30 जून से पहले देनी होती है, और की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द होल डॉक्यूमेंट आप एक बार के लिए क्रक्स निकाल के बता देते हो। एक रिपोर्ट हो गई हमारी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो आपको देनी होती है, ठीक है। एक वो सीजी को दे रहे थे, ये लफार है RBI के अकॉर्डिंग दे रही है। तीसरा आपके पास है रिपोर्टिंग टू RBI। Reporting to RBI. The RBI issued a circular relating to implementation of recommendation of the committee on legal aspect of bank frauds। यानी कि ये सीधा सीधा फ्रॉड को लेके RBI थोड़ा सा चौकन्ना हुआ। RBI ने एक सर्कुलर निकाला जब इतने सारे फ्रॉड्स को देखते हुए, रिलेटिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंक फ्रॉड विच इज एप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। द सेट सर्कुलर ने बोला, इफ एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल वेदर इन द कोर्स ऑफ इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट, यानी कि कॉन्करेंट है चाहे स्टैट ऑडिट है कुछ भी, और इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑडिट, कुछ भी लगा लो आप, फाइंड्स एनीथिंग सस्केप्टेबल टू बी फ्रॉड या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, अगर उनको सस्केप्टेबल हो जाता है, थोड़ा सा भी शंका होती है, डाउट होता है, या और एक्ट ऑफ एक्सेसिव पावर, क्रेडिट मैनेजर ऐसे ही लोन सैंक्शन करता चला जा रहा था, ही शुड रेफर द मैटर टू रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन हुआ? RBI। एनी डेलिब्रेट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर शुड रेंडर हिमसेल्फ लाइबल फॉर एक्शन।
सेक्शन 140 का 7 लग जाएगा अगर कंपनीज एक्ट का ये लगाना चाहे तो, जहाँ पे ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी थी 1 लाख से 25 लाख तक। तो ये सर्कुलर निकल के आया इस वजह से। क्यों निकल के आया? रिपोर्टिंग टू आरबीआई लिख दो, फॉर फ्रॉड्स मैटर, फॉर फ्रॉड्स मैटर। तो इस चीज के लिए इन्होंने 2 स्टैंडर्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिए। फ्रॉड मैटर्स के लिए इन्होंने 2 स्टैंडर्ड, एक तो इन्होंने बोल दिया ऐसे 250 भाई आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। 250 मेरा अभी रिसेंट खत्म हुआ था, कंसीडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन द ऑडिट ऑफ एफएस। तो लॉ और रेगुलेशन को अगर आपको फॉलो करवाना है तो बैंकिंग एक्ट अपना लॉ रेगुलेशन है ना, तो उसको रीड आउट करो ढंग से, तब जाके उसकी ऑडिट करना। और ऐसे 240 होता था फ्रॉड रिपोर्टिंग, 250 होता था लॉ एंड रेगुलेशन, ये होता था 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फ्रॉड रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एफएस, फ्रॉड रिपोर्टिंग। तो कह रहे हैं आपको ऐसे 250 भी पूरा करना है, कंसिडरेशन लॉ एंड रेगुलेशन ऑडिट ऑफ एफएस। द सेट स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन दैट ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओवररिडन बाय स्टैट्यूट। कहीं आप ये कह दो कि भाई मैं ऑडिट करके आया, मैं नहीं बता सकता कितना हुआ है, कह रहे हैं ओवररिडन बाय स्टैट्यूट। जो हम बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, जनता को मत बताओ, उनके जो कॉम्पिटिटर बैंक है उनको मत बताओ। लेकिन जब आरबीआई पूछ रहा है आप कहोगे नहीं जी मैं तो ऑडिटर हूँ, मैंने तो ऐसे 200 पढ़ा, इंडिपेंडेंसी, एप्लीकेबल एफआरएफ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, सब कुछ। भाई मैं नहीं बता सकता, एथिकल रिक्वायरमेंट 220 मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ। लेकिन आज आपने एक एक्ट पढ़ा था, कौन सा? रीड एज अ होल, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जो बात कर रहा था यहां तक नहीं, सारा पढ़ लो फिर बात बताओ। तो सारे पढ़ने में ये पॉइंट आ गया था क्या कि स्टैट्यूट को ओवरराइड नहीं करोगे। कॉन्फिडेंशियलिटी कह रहे हैं ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओवररिडन बाय स्टैट्यूट। तो कह रहे हैं ओवरराइड कौन करके चला जाएगा? स्टैट्यूट, सबसे बड़ा वही है। और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आप 240 लगा रहे हो, यहाँ पे मैंने सिर्फ यही लिख दिया, ऐसे 240 ऑल्सो एप्लीकेबल, क्योंकि फ्रॉड रिपोर्टिंग है। जब ये रिपोर्टिंग ऊपर ही दिया हुआ है सर्कुलर, फ्रॉड से रिलेटेड है, तो फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए ऐसे 240 लग जाएगा। और देयरफॉर इफ द ऑडिटर व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज कम अक्रॉस एनी इंस्टेंस ही शुड रिपोर्ट द मैटर टू आरबीआई। चलें जी आगे। 3 आपने रिपोर्टिंग करी। फर्स्ट रिपोर्टिंग आपने किसको करी? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट थी जो सीजी को आपने कर दी। दूसरा आपने लफार जो 30 जून को कर दी, ठीक है। लफार करी किसको दी? वो भी एक आरबीआई। वो कौन था? कहाँ है? अपनी मर्जी से लोग नहीं बनाना। और यहाँ पे आपके पास जो तीसरी रिपोर्टिंग थी वो थी आरबीआई की। पहली रिपोर्टिंग थी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सीजी को, लफार ये भी जाती है एज पर आरबीआई, ठीक है, आरबीआई को ही जाती है। तीसरी आरबीआई की स्पेशल फ्रॉड रिपोर्टिंग। आगे पॉइंट नंबर 4, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स अंडर कंपनीज एक्ट ऑल्सो 143 का 12। याद करो, 1 करोड़ से ज्यादा भाग भाग के जाओ बीओडी ऑडिट कमेटी के पास, 45 डेज का वेट करो उनके रिप्लाई का। नहीं आता तो फिर अगर रिप्लाई आता है उसके 15 दिनों में सीजी के पास चले जाओ। कह रहे हैं अगर ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड है तो कह रहे हैं फ्रॉड के लिए 143 का 12 ऑल्सो एप्लीकेबल हियर एज वेल एज 240 एज वेल एज ऊपर वाली रिपोर्टिंग। रीड फुल चैप्टर इन चैप्टर 5 एंड ऐसे 240 पढ़ लिया हमने ऑलरेडी। तो यानी कि यहाँ पे भी आपके पास 2 प्रोविजन आ गए। आगे कंडक्टिंग द ऑडिट, तो रिपोर्टिंग वाले पॉइंट खत्म। अब आप देखते हैं कंडक्टिंग द ऑडिट। इनिशियल कंसिडरेशन बाय ऑडिटर। इनिशियल कंसिडरेशन बाय ऑडिटर में आपके पास क्या क्या पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि ऑडिटर को जब बैंक में मैं गया, फॉर एग्जांपल मुझे मिली एचडीएफसी बैंक की ऑडिट, या आप मान लेते हैं पीएनबी बैंक की, ठीक है। तो पीएनबी बैंक की ऑडिट मिली है, सबसे पहले मेरे को अपनी चेकलिस्ट तैयार करनी पड़ेगी कि बैंक, देखो जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ऑडिट कर रहा हूँ उसका सिस्टम अलग है। जब मैं किसी ट्रेडिंग कंपनी की जो सिर्फ सेल परचेज करती है उसकी ऑडिट कर रहा हूँ उसका सिस्टम अलग है। लेकिन जब मैं बैंकिंग कंपनी की ऑडिट करने जा रहा हूँ तो मेरे को देखना पड़ेगा ना बैंक में मतलब क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसे पैसा आता है, इंटरेस्ट कैसे एक्रू होता है। आज से कुछ हफ्तों पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आज तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं वापस मुड़ के कभी वापस ही नहीं आए। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगता है।
सेविंग बैंक में पक्की बात है? एक फॉर्मूला सा था फिर उसका। ये कहाँ से देखा? यूट्यूब। सेविंग बैंक के ऊपर आप ये कह रहे हो कि पर डे के हिसाब से लग रहा है? पर डे का बैलेंस होता है ना, उसके हिसाब से उसके हिसाब से लगता है। अच्छा। हाँ जी। एक बार फिर से देखना, मुझे भी थोड़ा कंक्लूसिव एविडेंस देना। हाउ गूगल में देख लेना, देखते हैं आप ठीक हो या आप गलत हो। सेविंग बैंक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ये है डेली बैलेंस। डेली बैलेंस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये किस बैंक का निकाला आपने? मैंने सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ सेविंग। यहाँ पे एक छोटा सा जो ये गूगल के आपके एग्जाम्पल है ना, ये मेरे वाला पर्पस को पूरा नहीं कर रही। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट निकालने के लिए पॉइंट दिया हुआ है ना, जो अभी आप लोगों ने गूगल किया, वो ये दिया हुआ है कि अगर आप बैंक का इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो देखा जाए तो इन्होंने लिखी हुई है अमाउंट सेम। देखो आपको अमाउंट सेम, एग्जाम्पल में अमाउंट सेम सी लिखी हुई है कि आप ये एज्यूम करके कि ओपनिंग बैलेंस जितना है वही आपका चल रहा है। याद रखना सेविंग बैंक अकाउंट में ना आप कभी पैसे डाल रहे हो, कभी आप ले रहे हो, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला आज की डेट में नहीं रहा दुनिया में, एसबीआई ने मर्ज कर लिया था। वहां की सेविंग बैंक के इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होते हैं, अब सुनो ध्यान से, जो टेक्निकली पार्ट होता है इसका, वो ऐसे कैलकुलेट होते थे कि जो आपका एक महीने में ना मिनिमम बैलेंस रह जाता होता ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते थे। जो ये डेली बेसिस का इन्होंने निकाला वो इस इश्यू से निकाला कि अगर आपका बैलेंस सेम है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सभी सेविंग बैंक अकाउंट का ऐसे बैलेंस नहीं निकलता। इसके जो आपने ये आंसर निकला हुआ है ना, जो अभी वाला, ये निकलते हैं जनरली एफडीआई के तौर पे, एफडी के। तो अल्टीमेटली होता क्या था इसके टेक्निकल पार्ट में कि सेविंग बैंक में 6 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलता है, और वहां का एक इश्यू ये था कि जो आपका मंथ का मिनिमम बैलेंस रह जाता है ना, और वो भी किसी पर्टिकुलर डेट पे, उसके अकॉर्डिंग निकलता है। एक दूसरी, चलो इसकी एग्जांपल देते हैं, एक पीपीएफ। पीपीएफ समझते हो? उसमें भी आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ड्यू तो कर देते हैं लेकिन मिलता नहीं है। सोच के देखो, अब आप सेविंग बैंक की बात कर रहे हैं, हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ ड्यू तो हो रहा है ना, लेकिन क्या आपको मिलता है? मिलता नहीं है। तो आपको ये वाली सारी ट्रीटमेंट आनी भी तो चाहिए ना। जब आप बैंक की ऑडिट करने जा रहे हो, चाहे आपने जनता को नहीं दिया इंटरेस्ट, चाहे आपने इंटरेस्ट जनता को नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन तो कर ली ड्यू की। अब वो ड्यू इंटरेस्ट लाइबिलिटी में किस साइड आएगा? अगर वो एक्रू हो गया तो लाइबिलिटीज में किस शेड्यूल में आएगा? तो वो सारी चीजें बोल रहे हैं कि जब आप इनिशियल कंसिडरेशन ऑडिटर को क्या फॉलो करना है जब वो ऑडिट करने जाएगा। जैसे कि मैं पीएनबी बैंक में घुस गया, तो सबसे पहले कह रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस। बैंक शुड ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस बिफोर अपॉइंटिंग देयर स्टैट्यूटरी सेंट्रल सर्कल ब्रांच ऑडिटर। तो सबसे पहले तो वो कह रहे हैं अपना इंडेटनेस का एक डिक्लेरेशन ले लेना। किससे? ऑडिटर से। क्या का कि क्या वो हमारा इंडेटनेस तो नहीं है। अगर वो इंडेटनेस हुआ तो 141 का, 3 का, डी का 1 2 3 2 तो गारंटी था यार, 3 गारंटी था।
तो 2 लग जाता है। 2 में क्या था, इंडेटनेस। तो इसलिए सबसे पहले तो इन्होंने बोला डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस ले लेना आप उनसे। दूसरा, इंटरनल असाइनमेंट इन द बैंक बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। RBI decided that the audit firms should not undertake any statutory audit assignment while they are associated with internal assignment। इसका मतलब सिंपल ये है, इंटरनल ऑडिटर से स्टैट ऑडिट नहीं कर सकते। ये आपके सेक्शन 144 में बीडी मार्क सर्विसेज में था। ठीक है, बीडी मार्क कौन सा था, बुक कीपिंग, आई से था इंटरनल ऑडिट, तो वहां पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है। कह रहे इंटरनल असाइनमेंट इन द बैंक बाय स्टैट ऑडिटर, अगर वो कर रहा है तो पहले ही आपको मतलब कंक्लूड कर लेना है कि वो ना करे। प्लानिंग, ऑडिटर शुड फॉलो ऐसे 300 प्लानिंग इन ऑडिट ऑफ FS, 220 क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट, 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये सब चीजें भी ध्यान में रख लेना। कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, ये अच्छा पॉइंट है, सीए फाइनल में ढंग से पढ़ोगे। कह रहे हैं जब भी ये आ गया ना, इसको ऐसे पढ़ते होते हैं, वैसे आप एक्ट ऐसे पढ़ते हैं ना, सेक्शन इतना इतना इतना, इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे, उल्टा। सीए एक्ट 1949 का फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 का क्लोज 8 5 नंबर में आता है सीए फाइनल में। सीए फाइनल में एक चैप्टर होता है आपके पास सीए एक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स, जो मैं आपको कहता हूँ कि कई बार तो ये लगता है कि ओहो हो भाई कि सीए बन गए कि सांस भी लेके ना लें, ठीक है, कुछ करें कि ना करें, अपना नाम लिख सकते हैं फेसबुक पे कि नहीं लिख सकते चमका के, तो सारी चीजें। तो उसमें ना कुछ पहले आते होते हैं शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, फिर आते हैं पार्ट्स, फिर आते हैं उसके क्लोजेस। उस एक्ट के अकॉर्डिंग ना, इस क्लोज के अकॉर्डिंग सीए एक्ट ये बोलता है कि अगर आप ऑडिटर बन रहे हो तो आपके ऊपर ना एक क्लोज लग गया, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 का क्लोज 8 लग गया कि आप तब तक ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे बैंक की, पीएनबी में नहीं घुसोगे जब तक आप पीएनबी का जो पिछला ऑडिटर था उसके साथ कम्युनिकेट ना कर लो। यानी कि उसको आपको जेलस फील करवाना, भाई अब की बार मैं। 5वां, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एज पर ऐसे 210 मॉड्यूल में जो दिए हुए ना, इसकी भी 2-2 3-3 लाइनें दी हुई हैं, तो मैंने सिर्फ क्या किया, पहले ऊपर वाले 4 की डाल दी, इनकी आप एक एक लाइन अपने आप डाल देना। मेनली आपको हेडिंग्स तो याद रखनी है, तो याद रखना ये 8 जो है आईसीए के मॉड्यूल में हेडिंग्स हैं। पहले 4 के मैंने एक एक लाइन ऐड कर दी, नीचे वालों की नहीं ऐड की क्योंकि थोड़ा लेंथी हो रहा था। तो टर्म्स को ध्यान में रख लेना, यानी कि ऐसे 210 को। असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क को ऐसे 315 वगैरह लग जाता था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम ऐसे 220 लग रहा था यहाँ पे। और अंडरस्टैंडिंग द बैंक कैंडिडेट्स इन्वायरमेंट ऐसे 315। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। इनिशियल कंसिडरेशन सबसे पहला क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस। सेकंड है इंटरनल असाइनमेंट नहीं करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर। प्लानिंग कर लेना एज पर ऐसे 300 के अकॉर्डिंग। कम्युनिकेट कर लेना प्रीवियस ऑडिटर। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लोज 8, इसको लिखना लेकिन ऐसे होता है एज पर क्लोज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट नहीं सीए एक्ट 1949 कि आपको दूसरे सीए के साथ पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा तब ये अपॉइंटमेंट करनी है। फिर ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, उसको फॉलो कर लेना। असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, उसके बाद एंगेजमेंट टीम और बैंकिंग का इन्वायरमेंट। देखो ये 8th पॉइंट का डिटेल वर्जन आ गया, 8th का डिटेल वर्जन। इनिशियल कंसिडरेशन का लास्ट पॉइंट ये निकल के आया था, अंडरस्टैंडिंग कर दो बैंक की और उसके इन्वायरमेंट की, क्योंकि बैंकिंग की अलग ही लाइन है। सोच के देखो, बैंक में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस है, कैसे आप उसको असेस करोगे? बैंक वालों को अगर नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा ना भाई ये लॉस पीएनएल में डालने हैं, ये लॉस पीएनएल में नहीं डालने, या फिर ये सारी ड्यूटी आप बार बार पढ़ के आए हो कि इंटरनल कंट्रोल या एफएस या एफआरएफ की सारी ड्यूटी जो होती है मैनेजमेंट की होती है। तो वो इस वाली चीज को फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के प्रॉफिट या लॉस को किस हिसाब से रिकॉर्ड करते होते हैं, एनपीए को किस हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। बैंक ऑडिट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने बैंक ऑडिट की ना हो आर्टिकलशिप के दौरान। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग बैंक और उसके इन्वायरमेंट, यानी कि उसके इंटरनल कंट्रोल ऐसे 315। बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस कि बैंक किस हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करता है, जो मैंने अभी आपको बताया एनपीए बेसिस से या जो भी। बैंक का मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे है, मैनेजमेंट यानी कि कौन सी अथॉरिटीज बैठी हैं, कौन लोन सैंक्शन करेगा, कौन लोन को मतलब वो पास करवाएगा। अगला टॉपिक आपके पास है पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कह रहे हैं ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा, एक तो रोमम, पहला है
रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहाँ कहाँ पे रिस्क या गलतियां होने के स्कोप हैं। उसके बाद है फ्रॉड की और इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो आप लोग, क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब? सुना बहुत बार होगा। ब्लैक को व्हाइट वाला। नहीं, ब्लैक को व्हाइट करवाना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। ब्लैक को व्हाइट करवाना वन ऑफ द पार्ट जरूर है मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का एक अपना एक्ट है, ठीक है, जो आप उसके फाइनल में ही पढ़ोगे, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वहां पे मेन उन्होंने इशू ये क्रिएट किया हुआ है, फ्रॉडुलेंट या क्रिमिनल पैसा, टेररिज्म वाला, वो जब चैनल बैंकिंग चैनल से रूट होके वाइट होता है, उस सिनेरियोज में दिए हुए हैं। मतलब क्रिमिनल फंड, ठीक है, आतंकवाद वाला पैसा, या फिर सारा मतलब ब्लैक मनी है तो ऑलरेडी ब्लैक, लेकिन वो क्या करते हैं, 100 बंदे ढूंढ लिए, 100 के अकाउंट में उन्होंने 3-3, 4-4 लाख रुपए डाल दिए, तो ऐसे सिनेरियोज निकल के आते हैं, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जहां पे फंड 2 नंबर का नहीं है, सिर्फ क्रिमिनल वाला है 2 नंबर का। तो ऑडिटर को क्या क्या देखना है, रोमम देखना है, फ्रॉड देखने हैं, स्पेसिफिक रिस्क देखने हैं, और रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग एक्टिविटी। चलो जी ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 4 टॉपिक चल रहा था यहाँ पे ऑडिटर की कंडक्टिंग द ऑडिट। पहला था इनिशियल कंसिडरेशन, जिसके अंदर 8 पॉइंट थे। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस, इंटरनल ऑडिटर स्टैट ऑडिटर नहीं हो सकता, प्लानिंग हो रहा है, कम्युनिकेट पिछले ऑडिट के साथ, टर्म्स, उसके बाद असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, टीम और बैंकिंग का अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट, तो वो आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। आगे है बैंकिंग का मैनेजमेंट प्रोसेस, ये देखो सेम वही नहीं आ रही ऊपर वाले, देखो ये बैंकिंग का मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया। मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीजें आएंगी, ये देखो पहले भी कर चुके हो ऐसा कुछ। मॉनिटरिंग द रिस्क, कंट्रोल एक्टिविटी, मॉनिटरिंग एक्टिविटी, कंपोनेंट्स ऑफ आईआर क्या होता है, तो देखो वहीं पे थे ये वाली चीजें, तो मिक्स चीजें दोबारा से आ रही हैं। अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट प्रोसेस, तो अगर मैनेजमेंट प्रोसेस का टॉपिक आता है तो पहले पॉइंट अब आपको यही देखना है, जो मैंने आपको बताया कि अब आप देख रहे हो कि बैंकिंग को रेगुलेट नहीं, बैंकिंग को ऑपरेट कैसे करते हैं, अंदर की बातें। एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन द बैंक जनरली रिक्वायर्स द फॉलोइंग। कह रहे हैं सबसे पहले ओवरसाइट या इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी देख लो। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज should be approved by TCWG। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, जो भी आपको रिस्क असेस, मतलब देखो आपने कभी LIC सुना होगा, LIC आपको 15 साल के बाद डबल पैसे करके दे देता है, 20 साल के बाद ऐसा कुछ डबल पैसे करके दे देता है, ठीक है, या आपके इंश्योरेंस कवर करता है, या मिस्टर ए और मिस्टर बी थे, मिस्टर ए की डेथ हो गई, फिर वो मिसिज ए को बड़े सारे पैसे दे दिए जाते हैं क्लेम पे, या आपको लास्ट में मिलते हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? वो तो एक तरीके से इंश्योरेंस है ना, जब उन्होंने हमें देने हैं पैसे, इंश्योरेंस कंपनी ने 15 या 20 साल के बाद, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि वो 15-20 साल उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं। कहाँ पे यूटिलाइज करते होंगे, कहाँ पे यूटिलाइज या इन्वेस्ट कहाँ पे करते होंगे? कंपनी के शेयर परचेज, क्या हो गए? गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेगा, या फिर कोई शेयर परचेज कर लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, यूटीएम इन्वेस्ट कर दिया, तो वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। किसी के उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीद लिए, किसी के उन्होंने FD खरीद ली, कहते कुछ अपन सेफ साइड भी रखना चाहते हैं, कुछ अपन ने म्यूचुअल फंड खरीद लिए, कुछ शेयर्स खरीद लिए, तो हर जगह वो पैसा फैला देते हैं। सेम ऐसे ही बैंक करते हैं, बैंक का भी अपना इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपने अब शेड्यूल पढ़ ही लिया होगा, आई थिंक कौन से शेड्यूल में आता है, एसेट्स वगैरह बैंकिंग के, तो एक जो भी है 7th 8th मेरे को याद नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट्स आ रहे होते हैं वहां पे, कुछ गोल्ड ज्वेलरी में आप रख लेते हो, ऐसा कुछ। देखो मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, अनुज जी गलती मुझसे हो गई, छोड़ दो। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, कह रहे हैं शुड बी अप्रूव्ड बाय TCWG। व्हाइल अप्रूविंग द पॉलिसीज, TCWG should ensure that policies should be consistent with banks' business objective and strategies, capital strength, management expertise, regulatory requirement, types of risk। तो कह रहे हैं जो भी आपने रिस्क लेना है, रिस्क लेने का मतलब पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा किसी को देना है, वो सब बैंकिंग के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उनके स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफिकेशन मेजर्स
एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, कह रहे ऊपर आपने रिस्क ले लिया, अब उसको मॉनिटर कौन करेगा, रिस्क दैट में सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ बैंक गोल या ऑब्जेक्टिव, ऊपर में आपने बोला था उसके साथ ये लिंक है, उसको मॉनिटरिंग भी करते रहो। तीसरा है कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटी में क्या क्या पॉइंट है ये आपको पेपर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। कंट्रोल एक्टिविटीज कह रहे अगर आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है तो सबसे पहले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कैशियर कोई और होना चाहिए, ठीक है, अकाउंटेंट कोई और होना चाहिए, अकाउंट जो आपके ओपन करेगा वो कोई बंदा और होना चाहिए, वेरिफिकेशन या अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी कोई भी पार्टी लोन लेने आई ये नहीं मुंह उठा के लोन दे दिया, सारी केवाईसी ढंग से चेक करो, सेटिंग ऑफ लिमिट, अब मैं पर्सनल लोन लेने गया एक बार के लिए 3-4 कुछ 8-10 महीने पहले, मैंने कहा लोन चाहिए, कहते क्या करते हो, मैंने कहा खुद का काम है, कहते नहीं मिलेगा, सीधा मुंह पे मना। फिर उसके बाद एक ऑफर आई कि आपका पर्सनल लोन अप्रूव हो रखा है, कितने का, 1 लाख का, मैंने कहा 3 लाख का चाहिए, कहते नहीं मिलेगा। हर चीज की कहीं ना कहीं एक लिमिट है। एटीएम से आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, एक दिन के कितने होते हैं, 30,000 है, कहीं 25,000 20,000 होते हैं, 20,000 जनरली हर बैंक के 20,000 होते हैं पर डे, लेकिन एक बार में 10 ही निकलेंगे, फिर आपको दूसरी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी 10,000 की, तो ये सारी क्या है, लिमिट्स हैं। उसके बाद है रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब कुछ डिफरेंसेस अगर निकल के आते हैं। तो कंट्रोल एक्टिविटी में पहला हो गया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस, तीसरा सेटिंग अप ऑफ लिमिट्स या फिर अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शंस। उसके बाद है मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज, ठीक है, ये आप खुद रीड कर लेना, जो भी ऊपर एक्टिविटीज आ रही हैं सबको मॉनिटर करते चले जाना। रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि आपका MIS या जो आपके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, अपना SBI में कौन सा चलता होता है, फिनेकल, किसी ने किया ऑडिट, तो एक सॉफ्टवेयर होता है फिनेकल, तो ज्यादातर बैंक्स में यही चल रहा होता है। तो कह रहे हैं आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है रिलायबल होना चाहिए। अब जैसे मेरे पास कई बार मैसेज आ जाते हैं HDFC के, तो मैंने 2-3 लोन लिए हुए हैं, उनकी किस्त आ जाती है, कभी कभी ना डबल आ जाती है, मतलब मैसेज आ जाता है, उनका एक मैसेज आता है, हमारा सांस यहाँ तक आ जाता है, भाई डबल क्यों आ गई, चाहे मैसेज ही सही। तो ये सारे किसके पार्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन के। आजकल टोल टैक्स चल रहा है आपका, है ना, टोल टैक्स आपका फास्ट टैग चलता है, 50 रुपए कट गए, मैसेज आता है 4 घंटों के बाद, पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो ये सारे क्या है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट है। आपका ATM चोरी हुआ, ठीक है, भगवान ना करे हो, मिस्टर X का ATM चोरी हुआ, तो ATM चोरी हुआ, उसके साथ आप लोगों ने बड़ी समझदारी की बात की हुई थी, पीछे पिन भी लिखा हुआ था तो बस पिन से गए, वैसे एक दिन के 20,000 जा सकते हैं, 20,000 गए, मैसेज आ रहा है आपको 2 घंटे के बाद, आप देख रहे हो अच्छा ATM तो मेरे पास था, आप कहाँ गया, आप गया। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि अगर जो सॉफ्टवेयर हैं साथ के साथ अगर आपको रिपोर्टिंग करते हैं तब जाके बढ़िया है, इसलिए इन्होंने बोला इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका क्या होना चाहिए, रिलायबल और टाइमली सारा कुछ करे। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, आगे है आपके पास एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, 5th पॉइंट है, ऐसे 220 में भी आता था ये। तो कह रहे हैं टू गेन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंक and its environment including the internal control, also to assess the potential for material misstatement of financial statement, ठीक है, all the discussion should be appropriately documented, सर्कल कर दो। अरे जो भी आपकी मतलब डिस्कशंस वगैरह हुई हैं पहले तो उसको डॉक्यूमेंट बना के रख लो। डिस्कशन शुड बी डन ऑन द सस्केप्टेबिलिटी ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। और तीसरा आपके पास है डिस्कशन शुड बी ओनली डन एट प्लानिंग स्टेज, तो सारी डिस्कशन अपनी करके रखना, क्या क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकल सकते हैं, कैसे अपने उसको डील करना है। बेनिफिट क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर टीम मेंबर टू शेयर देयर इनसाइट्स बेस्ड ऑन देयर नॉलेज ऑफ बैंक एंड, जैसे आप ऑडिट करने गए, आपको पहले पहले नहीं पता तो आपके सर समझा देंगे, तो वही चीज है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दूसरा है एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, बैंक के बिजनेस रिस्क के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टू मेक द अंडरस्टैंडिंग अमंग्स द टीम मेंबर अबाउट द इफेक्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और फिर आपको क्या फैप के एंटी लगाने हैं, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट। अगर आपको पहला रैप मिल गया कि क्या रिस्क हो सकता है, फिर आप क्या फैप लगा सकते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मैटर टू बी डिस्कस, क्या क्या मैटर डिस्कस करने हैं आपको, मतलब आपने अपने छोटे वाले आर्टिकल को क्या बताना है, क्या क्या एरर होने के चांसेस हैं, क्या एरर पिछले सालों में निकल के आई थी, किस हिसाब से, मेथड्स बाय विच फ्रॉड माइट बी परपेट्रेटेड बाय द बैंक पर्सनल, बैंक पर्सनल यानी कि उनके एम्प्लॉइज, तो उनके एम्प्लॉइज कैसे कैसे फ्रॉड कर सकते हैं। ऑडिट रिस्पॉन्स यानी कि ऐसे 330
वो आप कैसे लगा लोगे? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कैसे आपको मेंटेन करना है? नीड टू अलर्ट द ऑल द इंफॉर्मेशन एंड कंडीशंस जिससे मटेरियल में स्टेटमेंट होने के चांसेस हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं कल। ओके, बाय बाय।